चलिए दोस्तों, पंचायती राज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, 2 क्लासेस में बेसिक चीज़ों को देख चुके हैं। आगे मैं आपको क्या करूँगा, इसके कुछ बेसिक टर्म बताऊँगा और इससे जो बेसिक क्वेश्चन आता है मैं उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन पहले हम लोग कुछ और इसके रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि इसमें अपन जब आगे जाते हैं तो पंचायत में जो सदस्यों की संख्या होता है और उसके लिए जो चुनाव होता है उस पर अपन बात करते हैं। जैसे कि पंच मैंने आपको न्यूनतम बताया था 10 होगा, अधिकतम 20 बताया था। वैसे ही मैं सरपंच का भी आप जानते हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबका मैं बता चुका हूँ। अब अपन देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया इनकी कैसी होती है। ठीक है, चुनाव की प्रक्रिया, जो पंचायत सदस्य हैं उसके चुनाव प्रक्रिया, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पंचायत सदस्यों, जो भी पंचायत सदस्य हैं कि चुनाव प्रक्रिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पंचायत के जो मेंबर हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया का चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि पंच का अगर चुनाव है तो वो कैसा होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पंच का चुनाव कैसा होता है। पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष। याद करो, पंच के चुनाव में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट भूमिका अपना निभाते हैं, अर्थात इसे आप क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। मतलब पंचों के चुनाव में हम प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं। और 2021 तक पंचों की संख्या 160,725 है, 160,725। ये बढ़ते रहेंगे, जनसंख्या ग्रोथ होते जाएगा, वैसे ये बढ़ते जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, तो 1,60,725 पंच छत्तीसगढ़ में, ये 2020-21 का डाटा है। परंतु ये कोई मैटर नहीं है, उतना हमको डाटा में नहीं घुसना है। बस ये जानेंगे कि ये जो पंचायत सदस्य पंच है इसका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब उसी तरीके से मैं सरपंच की अगर बात करूं तो सरपंच को भी हम क्या करते हैं, जब चुनने जाते हैं तो विभिन्न प्रत्याशी खड़े रहते हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं। और इसकी संख्या हर ग्राम पंचायत में 1 होगा, अर्थात 11,651 अगर ग्राम पंचायत है तो सरपंचों की संख्या कितना होगा, 11,651 होगा। तो सरपंचों को भी प्रत्यक्ष चुना जाता है। अब उप सरपंच भी गांव में आप देखें, वो बोलते हैं ना, उप सरपंच चुन दो यार, तो उप सरपंच काला चुनिया जी, ये उप सरपंच। तो उप सरपंच की जब बात आती है तो याद रखेंगे, ध्यान से सुनना, जो उप सरपंच होते हैं पूरे ग्राम पंचायतों के, उसको अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। मतलब सारे पंच आपस में मिल जाएंगे और वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं उसका नाम। इसीलिए यहाँ पे लिखो अप्रत्यक्ष। अगर कोष्ठक में नामजद लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, नामजदी किया जाता है, अर्थात उसे नॉमिनेट किया जाता है। तो कितने होंगे उप सरपंच, तो 11,651 ग्राम पंचायतों में एक एक उप सरपंच होगा, जो सरपंच की अनुपस्थिति में क्या करेगा, कार्य का संचालन करेगा, ताकि काम ग्राम पंचायत का ना रुके। उसी तरीके से अब ये तो मैंने ग्राम पंचायत का बता दिया। अब आपको बताऊंगा जनपद पंचायत के बारे में। तो जब जनपद पंचायत सदस्यों की बात आएगी, जनपद पंचायत सदस्य, जो जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव होगा वो कैसा होगा, तो ये प्रत्यक्ष होगा। और 2,979 क्षेत्र टोटल हैं छत्तीसगढ़ में, तो उतने ही मेंबर होंगे, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। अब मैं ज़्यादा डेटा में आपको नहीं फंसाऊंगा, उधर नहीं बताऊंगा, पंच सरपंच इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। तो जनपद पंचायत के सदस्य हो गए। और अध्यक्ष बोले तो कितने जनपद पंचायत है अपने पास, ये सदस्य हो गए। अभी जनपद पंचायत के मैं अध्यक्ष की बात बताऊँ, अध्यक्ष का भी तो चुनाव होता है। तो अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है बताइए। जैसे सदस्य अपन ने देखा, तो अध्यक्ष देखेंगे। तो आजकल क्या होता है, पहले अध्यक्ष को चुना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत के अध्यक्ष को नामजद किया जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनते हैं, अर्थात उसे नामजद करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष कितने होंगे, हर जनपद पंचायत में एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो कितना होगा, 146 होगा। तो ये हो गया। उपाध्यक्ष बोलें तो उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष होता है, याद रखना है। सदस्य का ही प्रत्यक्ष हुआ और अध्यक्ष का क्या हुआ, तो नामजद हुआ। और उपाध्यक्ष का भी अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है,
उसको भी अप्रत्यक्ष तरीके से अर्थात नामजद किया जाएगा कि भैया सदस्यों को आपने चुन दिया, आपका काम वहीं पे ख़त्म हो गया। अब सदस्य अध्यक्ष चुनेंगे, सदस्य ही उपाध्यक्ष चुनेंगे, अर्थात ये भी नामजदगी के सिद्धांत के तहत इसको नॉमिनेट किया जाएगा, नामजद किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है जनपद पंचायत के सदस्यों के अलावा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष तरीके से, सदस्य का प्रत्यक्ष तरीके के। अब अपन जाएंगे जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में कैसा कॉन्सेप्ट होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है और प्रत्यक्ष तरीके से होता है। 400 जिला पंचायत मेंबर हैं। तो अपन यहाँ पे नीचे आते हैं, जिला पंचायत सदस्य। तो क्या होता है ग्राम पंचायत में, जब अपन जनपद पंचायत देख ली, अब देखेंगे क्या जिला पंचायत। तो जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं, न्यूनतम अधिकतम बता चुका हूँ, न्यूनतम 10 अधिकतम 35। तो ये जो होते हैं इनका क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष क्या होता है आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो सदस्य जो होते हैं, ठीक है, तो जिला पंचायत के सदस्य का प्रत्यक्ष होता है चुनाव। ठीक है, और सदस्यों के, ये तो हो गया सदस्यों का, तो कैसा चुनाव होगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, जब वार्ड के बारे में मैं उस समय बताया था, आपको मिनिमम बताया था वो ध्यान में रखना, अधिकतम बताया था वो ध्यान में रखना, वही सब आपको ध्यान में रखना है। अब तो ये सदस्य हो गए जिला पंचायत का। तो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, अब अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष का भी सेम वही फार्मूला होगा जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो सदस्य हो गए। अब अगर बात करते हैं अध्यक्ष का, जिला पंचायत के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ये दोनों का क्या होता है, इन दोनों को यहाँ पे अप्रत्यक्ष तरीके से इन दोनों को नॉमिनेट किया जाता है। अप्रत्यक्ष अर्थात इनको नामजद किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए हैं और आगे भी आएंगे। इसी के क्रम में जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो जब इनका चुनाव होता है, इनका मतपत्र ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी भी किताब में है, मेरे भी किताब में है, वही गवर्नमेंट के डाटा में है। और किताबों से ही अगर हर चीज़ समझना रहता तो आप कोचिंग क्यों करते। इसीलिए आपको कहूँगा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। वीडियो को छोटा बनाएंगे, क्योंकि कल एक 10-12 स्टूडेंट्स मैसेज किए थे, सर 40 मिनट 35 मिनट के वीडियो में लंबा लगता है, डेटा ज़्यादा खत्म होता है, शॉर्ट में दीजिए ताकि छोटे टास्क निपटा सकें करके। कोशिश करूँगा कि 25 मिनट 30 मिनट 20-25 मिनट का दे सकूँ आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। चुनाव का जो रंग से क्वेश्चन आए हम वहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि कोई चुनाव का पद किसी पद के लिए लड़ेगा तो उसका क्या रंग होता है। हालांकि ये रंग स्थायी नहीं होता, लेकिन हम पूर्व में से क्वेश्चन आए हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। पंच का जब चुनाव होता है, पंच के पद के लिए हर गांव में होता है पंच के लिए, तो उसका जो मतपत्र होता है किसका, पंच का, वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ये पहले के क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है पंचों के लिए। जबकि सरपंच के लिए अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसका क्या होता है, सरपंच जब चुनाव लड़ता है तो उसका मतपत्र नीला होता है, ब्लू कलर का, नीले रंग का। ठीक है, तो ये पंच का सफ़ेद, सरपंच का नीला। अब जनपद पंचायत के जब मेंबर चुनाव लड़ते हैं तो उसका क्या होता है, जैसे मेंबर ऑफ जनपद पंचायत। और जिला पंचायत के सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो उनका क्या होता है, तो पहले जनपद का देखेंगे, जनपद पंचायत सदस्य, जब इनका चुनाव होता है जनपद पंचायत के मेंबरों का, तो इनका क्या होता है, याद रखेंगे जब कभी भी जनपद पंचायत का सदस्य या मेंबर ऑफ जनपद पंचायत का जब चुनाव होता है तो यहाँ पे उसका रंग पीला होता है। अभी तक के यही चल रहा है, ये बदल भी सकता है, ये स्थायी नहीं है, ये कभी भी इसको चुनाव आयोग क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। तो ये जनपद पंचायत के सदस्यों के लिए कलर हो गया। ठीक, जिला पंचायत के सदस्य को बोलता है कि ये इसमें से पहचान करें कि जिला पंचायत के सदस्य का क्या रंग होता है, मतपत्र का। जब बैलेट पेपर यूज़ होता है, वो बैलेट पेपर का रंग क्या होता है, चुनाव के मतपत्र का रंग। क्वेश्चन बहुत आए हैं, हालांकि ये रंग स्थायी नहीं है, याद रखना। तो जिला पंचायत का, जैसे ये जनपद पंचायत हो गया। अब अपन देखेंगे जिला पंचायत सदस्य,
इसका क्या होगा, इसका होगा गुलाबी रंग। तो ये इसको बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग्स करके क्वेश्चन आता है कि किसके किसके चुनाव के मत का पत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। पंच का सफ़ेद अभी चल रहा है, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत सदस्य का पीला, जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी। लेकिन यह स्थायी नहीं है, नोट। इसे कभी भी इलेक्शन कमीशन जो है छत्तीसगढ़ की सरकार का जो छत्तीसगढ़ की इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी भी क्या कर सकती है, इसको बदल सकती है। इसीलिए इस रंग को क्या कहते हैं, इसे स्थायी नहीं है बोलते हैं, अस्थायी है। जो रंग है उसका क्या होता है, रंग कभी भी बदल सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, स्थायी नहीं है ये जो व्यवस्था है रंगों की। अभी तक ये चल रहा है, जब चेंज होगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो ये क्वेश्चन आए हैं। अब अपन देखेंगे कि जैसे ही चुनाव होता है ग्राम पंचायत लेवल पे या पंचायत चुनाव जब होता है, तो निर्वाचन के मामले में जो न्यायालय होता है या जो न्यायपालिका है उसके हस्तक्षेप का वर्जन है, मतलब वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को, कोई भी चुनाव हो, उसको याचिका लगा करके हम प्रश्नगत कर सकते हैं। समझना इस बात को, कभी भी किसी भी पंचायत चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये किस अनुच्छेद में है, मैं अनुच्छेद बाद में बताऊंगा, अभी ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, न्यायालय के हस्तक्षेप का क्या है, वर्जन, उसे वर्जित किया गया है 243O। ठीक है, 243O के तहत न्यायपालिका कभी भी पंचायत चुनाव में दखल नहीं देगी, वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी भी चुनाव को याचिका लगा करके प्रश्नगत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। एक बात ये याद रखना कि हस्तक्षेप का वर्जन किस में है, 243 में है। दूसरा ये बात आप याद रखना कि किसी भी चुनाव को, निर्वाचन को प्रश्नगत किया जा सकता है। हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है न्यायपालिका, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, तब आप उस चुनाव को, उस निर्वाचन को प्रश्नगत कर सकते हो। और उसके लिए कुछ एजेंसी, कुछ अधिकारी है जो उसको हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन कैसे, तो याचिका लगा करके, आपको रीट लगाना पड़ेगा। ठीक है, याचिका लगाकर कोर्ट में आप क्या करेंगे, याचिका पेश करके, याचिका लगाकर इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रश्नगत कर सकते हो कि भैया ये चुनाव गलत तरीके से हुआ है। अब इसके लिए संविधान में एक व्यवस्था है, पंचायती राज में हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि ग्राम पंचायत के मामले में अगर गलत तरीके से चुनाव हुआ है तो उसके लिए कौन है, तो SDO को अधिकारी बनाया गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि याचिका अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिख दूँ कोष्टक, यहाँ पे ग्राम पंचायत के मामले में अगर आपको लग रहा है कि चुनाव सही नहीं हुआ है, तो आप किसके सामने आप याचिका लगाएंगे। हाँ, तो ग्राम पंचायत के मामले में आप किसके सामने याचिका लगाएंगे, तो आप जाएंगे अनुभागीय अधिकारी। लेकिन याद रखना, राजस्व विभाग को जो देखता है उसी अनुविभागीय अधिकारी के पास, SDO के पास आपको जाना पड़ेगा। SDOR बोलते हैं इसे, अर्थात SDO सब डिविजनल ऑफिसर, R मतलब होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो अनुभागीय अधिकारी राजस्व के पास आप जाके अपील कर सकते हैं। आप उसके पास में ग्राम पंचायत के मामले में याचिका लगा सकते हैं कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है और इसके लिए जांच होनी चाहिए। किसके लिए, तो ग्राम पंचायत के मामले में। पूरा क्लियर आपको दिख रहा है ना बेटा, बिल्कुल पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया आपका ग्राम पंचायत के मामले में। अब हम देखेंगे जनपद पंचायत के मामले में किसके पास जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि जनपद पंचायत में भी गलत तरीके से चुनाव कराया गया है, तब कैसे करेंगे, तो याचिका कैसे लगाएंगे उस चुनाव पे, तो जनपद पंचायत के मामले में आपको जाना पड़ेगा किसके पास, तो कलेक्टर के पास।
जो जिले का कलेक्टर है आपको उसके पास जाके इस चीज़ का याचिका लगाना है जनपद पंचायत के मामले में कि गलत तरीके से जनपद पंचायत का चुनाव हुआ है और कृपया इसकी जांच की जाए और पुनः चुनाव की व्यवस्था की जाए। तो वो क्या करेगा, उस पर वो तरह तरह का जांच एजेंसी बैठाएगा, एक नियम अवधि के तहत वो काम करेगा, जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे। वैसे ही जिला पंचायत के मामले में अगर आपको लग रहा है कि जिला पंचायत में भी गलत तरीके से हुआ है, तो यहाँ पे तो हमने जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास गया, और जिला पंचायत के मामले में क्या करेंगे, जो पंचायत विभाग का जो डायरेक्टर है, जो संचालक है पंचायत विभाग का, उसके पास जाएंगे। जिला पंचायत मामले में अगर आपको लग रहा है कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है या कोई गलती हुई है या किसी के साथ अन्याय हुआ है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, निर्वाचन को प्रश्नगत कर सकते हो, जो चुनाव हुए हैं उसको, और याचिका लगा सकते हो आप। फिर तुरंत उसको क्या करेगा, जो संचालक होगा, जो डायरेक्टर होगा पंचायत विभाग का, वो उस पर काम करेगा, वो उस पर देखेगा, अपनी टीम बैठाएगा। तो संचालक पंचायत के पास आप इसको, जो संचालक है मतलब डायरेक्टर, ठीक है। तो जब पंचायत विभाग जो है ना, इस मिनिस्ट्री का जो संचालक है वो क्या करेगा, इसकी सुनवाई करेगा। तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत डिपार्टमेंट, तो उसके पास आप इसको सुनवाई कर सकते हो, याचिका लगा सकते हो। तो ये सारे प्रश्न हैं जो हमेशा पूछे गए हैं और आपको इस सब चीज़ को रिवीजन आगे देखते हैं। इसमें रिवीजन तो आपको अच्छे से करना है इन सब चीज़ों को। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि पंचायत चुनाव जब होता है तो एक उम्मीदवार किन किन एजेंट की नियुक्ति करता है कुछ कार्यों को, कुछ जिम्मेदारियों को वो संचालित करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीदवार होता है, जो उस पंचायत के चुनाव में लड़ रहा है ना, चुनाव में जो उम्मीदवारी कर रहा है, उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की नियुक्ति करता है। मतलब जो एजेंट होते हैं ना, उसकी उम्मीदवार निम्न अभिकर्ताओं की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर जो नियुक्ति होती है वो एक्चुअली में होता क्या है। देखिए मैं आपको ये थोड़ा सा स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ नियुक्ति, ठीक है। 3-4 प्रकार की वो एजेंटों की, या उसे आप एजेंट कहो या आप उसे क्या करो, अभिकर्ता कहो, तो उसकी नियुक्ति करता है। अब वो अभिकर्ता अलग अलग कामों को देखते हैं, उनके पास अलग अलग जिम्मेदारी होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब उसको जिम्मेदारी दिया जाता है तो उसके पास में कुछ विभिन्न नियुक्ति के यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं संविधान में, ठीक है। तो हम उसी के तहत यहाँ पे बात करेंगे उस नियुक्ति के एजेंडों के बारे में। जैसे निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति होती है तो वो क्या काम करता है, देखे होंगे जहाँ पे कैंपस होता है, जहाँ पे शिविर लगा रहता है, ठीक है। जब पहला अपन बात करते हैं निर्वाचन अभिकर्ता, अभिकर्ता मतलब एजेंट। तो निर्वाचन मतलब क्या होता है, इलेक्शन। अभिकर्ता मतलब एजेंट। तो इलेक्शन एजेंट क्या करता है, वो वहाँ पे लोगों को पर्ची बांटता है। तो वो पर्ची को बांटने के लिए कि भैया हमें इस छाप में, इस कमल में, पंजा में, हाथी छाप में, इसमें आप क्या करना, वोट देना, ठीक है। तो वो शिविर में पर्ची बांटता है, जो शिविर लगे रहता है वहाँ पे, ठीक है। देखे हो ऐसे करके सब अपना शिविर लगा करके, ऐसा करके चांदनी को लगा के बैठे रहते हैं। तो शिविर में क्या करता है, पर्ची बांटता है। ये शिविर में पर्ची बांटता है कौन, निर्वाचन अभिकर्ता। ये हो गया आपका पहला एजेंट। दूसरा जो एजेंट होता है वो क्या करता है, जो मतदान स्थल है जहाँ पे मत आप जाके लगाते हैं, चाहे आप बैलेट पेपर में करते हैं, चाहे आप ईवीएम में करते हैं। तो दूसरा जो होता है मतदान अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट कहलाता है। मतदान स्थल पर वो नियुक्त होता है और वहाँ पे देखता है कि किसी प्रकार की जालसाजी तो नहीं हो रही है और सही तरीके से मतदान हो रहा है कि नहीं। तो मतदान अभिकर्ता,
तो मतदान मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप? मतदान करना मतलब वोट, है ना, पावर ऑफ वोट होता है ना। तो वो मतदान क्या करेगा, पोल में बैठेगा, जहाँ पे पोल लगे रहते हैं ना, पोलिंग एजेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो मतदान स्थल पर वो निरीक्षण करता है, देखता है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो वो कहाँ पे नियुक्त होता है, तो नियुक्ति होती है उसकी मतदान स्थल पर। मतदान स्थल पर देखता है कि जालसाजी तो नहीं हो रहा है ना। हर पार्टी के लोग जो है वहाँ पे अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त करके रखे रहते हैं, जहाँ पे से आप एंट्री हो करके अपना यहाँ पे स्याही वाही लगा करके इसमें, है ना, अपने उंगलियों पे स्याही वगैरह लगा के अंदर जाते हैं। वहाँ पे देखता है कि कोई पैसा तो नहीं बांट रहा है, कोई शराब तो नहीं बांट रहा है। तो मतदान स्थल पर अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है। वैसे ही चुनाव के बाद में जब काउंटिंग की बात आती है तो काउंटिंग एजेंट भी नियुक्त किया जाता है हर पार्टी के द्वारा। देखा जाता है कि गलत तरीके से मतगणना तो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए गणना अभिकर्ता या काउंटिंग एजेंट की नियुक्ति भी होती है। गणना अभिकर्ता, ठीक है। तो ये क्या है, काउंट कर रहा है, काउंटिंग एजेंट है ये। तो गणना अभिकर्ता क्या करता है, देखता है हर पार्टी के द्वारा गणना अभिकर्ता की नियुक्ति होती है कहाँ पे, तो जहाँ पे गणना स्थल है, सही तरीके से गणना हो रहा है कि नहीं। तो ये गणना स्थल पे होते हैं, गणना स्थल पर, ठीक। तो ये 3 प्रमुख एजेंडों की नियुक्ति करते हैं। तीनों एजेंट क्या करते हैं, चुनाव को संवैधानिक तरीके से सुचारू रूप से चलाने में शासन प्रशासन की और उन गवर्नमेंट एजेंसीज़ की मदद करते हैं। अब एक बार पेपर में पूछा गया था कि किस किस प्रकार के एजेंटों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब आपसे पूछा गया था कि कैसे कैसे एजेंट की नियुक्ति आप वहाँ पे चुनाव स्थल पे नहीं कर सकते, उस जगह पे, उस शिविर पे नहीं कर सकते। तो कुछ एजेंट हैं जिसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती, उसको पूछा था। अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जा सकती। किन किन एजेंट की नियुक्ति नहीं की जा सकती, हम इस पे अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो निम्न एजेंट की नियुक्ति नहीं की जा सकती किसकी, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा एजेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए इसको मैं पूछा हूँ। और ये CGPSC में पूछा था 2014 में भी और 18 में भी, ठीक है। देखिए, पहला तो आप अकाउंट एजेंट की गणना नहीं कर सकते कि कितना आया कितना गया। वहाँ पे आप वो एक लेखा जोखा वाला जो काम होता है ना, इस पार्टी में इतना मत गया क्या, इस टाइप का, आपको उसके लिए एजेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लेखा अभिकर्ता या उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते, किसके लिए, लेखा जोखा के लिए। वो एक बार जो हो गया, एक सिस्टम वे पे हो रहा है, होने दो। आप उसको हिसाब किताब रखने के लिए आप नहीं जाओगे, वो निर्वाचन आयोग देखेगा। तो लेखा अभिकर्ता आप नियुक्त नहीं कर सकते, अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते, लेखा अभिकर्ता। दूसरा, किस प्रमुख एजेंट की आप और नहीं नियुक्ति कर सकते, तो प्रचार कर लिए, इसे कैनवासिन कहते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखना, उस स्थल पे जब चुनाव कराया जा रहा है तो वहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए आप प्रचार अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। ये 2 बात याद रखना। तीसरी और बता रहा हूँ, इसके अलावा आप मुख्य अभिकर्ता जो चीफ एजेंट होता है उसकी भी नियुक्ति नहीं कर सकते। ये 2014-18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक है मुख्य अभिकर्ता, जो 3 प्रमुख अभिकर्ता मैं वहाँ पे बता दिया हूँ ना, गणना के लिए मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता और निर्वाचन अभिकर्ता। सिर्फ अब 3 ही कर सकते हो, निर्वाचन, गणना और मतदान। लेकिन उसके अलावा न लेखा कर सकते हो, न प्रचार कर सकते हो, न मुख्य अभिकर्ता कर सकते हो, ना तो मुख्य अभिकर्ता। तो ये सब प्रश्न अगर आए तो दिमाग से सूझबूझ तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें कमांड पा सकते हो इसके प्रश्नों पे, और आपको शालीनता के साथ में इसको समझने का प्रयास करना है। कोशिश करें कि गलत ना हो और इसको पढ़ लें, यही काफ़ी है। और उसके बाद में आप खुद से MCQs भी करें, जो मैं सिर्फ यहाँ पे फंडा बताऊँगा, है ना। कोशिश करूँगा कुछ MCQs भी आपको सॉल्व कराऊँ,
ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं मैराथन चलाऊँगा, उसके लिए समय देख के मैं आपका मैराथन करा दूंगा। अब प्रश्न आता है कि एक साथ आप किस किस का चुनाव लड़ सकते हो। जब अपन बात करते हैं पंचायत चुनाव की, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ये सब देखते हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब देखते हैं, तो एक साथ किन किन चुनाव को आप लड़ सकते हो, किन्हें नहीं लड़ सकते हो। तो उन सभी निर्वाचन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप भारत के, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आपके संवैधानिक अधिकार हैं। एक साथ निम्न चुनाव आप लड़ सकते हो, निम्न चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तो एक साथ आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रमुख चुनाव को आप लड़ सकते हो। ध्यान दें, ध्यान से समझें कि एक साथ क्या क्या चुनाव को आप लड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो अगर बोलता है कि मैं पंच का चुनाव लड़ूंगा, तो ठीक है भाई, एक साथ वो पंच वो लड़ सकता है। लेकिन वो बोलेगा कि मैं पंच भी लड़ूंगा और सरपंच भी लड़ूंगा, तो बिल्कुल दोनों अलग चीज़ है। पंच का पोस्ट अलग है और सरपंच का पोस्ट अलग चीज़ है। तो वो एक साथ पंच का भी और एक साथ सरपंच का भी चुनाव लड़ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही अगर वो बोलता है कि मैं पंच का भी लड़ना चाहता हूँ और पंच के साथ साथ मैं जनपद पंचायत सदस्य का भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो वो क्या कर सकता है, पंच का भी चुनाव लड़ेगा और वो चाहे तो जनपद पंचायत सदस्य का भी चुनाव एक साथ लड़ सकता है। जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, तो ये हमने पंच का 2 देखा। अब अपन फिर पंच का तीसरी स्थिति देखेंगे। कोई ऐसा पंच होता है, कोई व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मैं पंच भी लड़ूंगा और जिला पंचायत का सदस्य भी चुनाव लड़ूंगा, तो वो पंच भी लड़ता है, प्लस वो चाहे तो इसको ना लड़ना चाहे तो वो क्या कर सकता है, तो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो हमने पंच के 3 कंडीशन देखा। पंच के साथ साथ सरपंच भी चुनाव लड़ा जा सकता है, पंच के साथ साथ जनपद पंचायत पंचायत सदस्य का चुनाव, भाई एक आदमी 2 ही तो चुनाव लड़ेगा ना एट ए टाइम। पंच के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ सकता है। अब आगे और देखते हैं कि सरपंच के साथ क्या स्थिति बनती है। सरपंच के साथ स्थिति देखते हैं, तो एक सरपंच, एक आदमी सरपंच का और उसके साथ साथ वो जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। सरपंच प्लस जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ठीक, एक आदमी। उसी तरीके से देखा जाए तो एक आदमी सरपंच का भी चुनाव लड़ सकता है और जैसे जनपद को लड़ा वैसे ही वो जिला पंचायत का भी लड़ सकता है। तो वो सरपंच की कंडीशन की बात होगी, है ना। तो अगला कंडीशन में अगर आप देखें तो सरपंच का भी लड़ सकता है। अगर वो जनपद पंचायत का नहीं लड़ना चाहता तो वो क्या कर सकता है, तो जिला पंचायत का लड़ सकता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कई कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं मैं बड़े लेवल का चुनाव लड़ूंगा, तो वो एक साथ क्या कर सकता है, जनपद पंचायत सदस्य के लिए भी लड़ेगा और जिला पंचायत सदस्य के भी लिए लड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 6वें नंबर पे। ठीक है, 6वें नंबर पे लिख देता हूँ, कोई आदमी एक साथ अगर 2 अलग चुनाव लड़ना चाहे तो वो चाहे तो जनपद का भी लड़ सकता है, जनपद पंचायत सदस्य प्लस जिला पंचायत सदस्य। ठीक है, तो इतने सारे चुनाव एक साथ लड़े जा सकते हैं। पंच सरपंच का भी लड़ सकता है, कोई आदमी पंच के साथ साथ जनपद पंचायत सदस्य का भी लड़ सकता है, कोई आदमी पंच के साथ जिला पंचायत सदस्य का लड़ सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी आदमी हो तो एक साथ लड़ सकता है। सरपंच में कोई आदमी लड़ सकता है और जनपद पंचायत सदस्य का भी लड़ सकता है, और सरपंच के साथ साथ वो जिला पंचायत सदस्य का लड़ सकता है। कोई आदमी क्या कर सकता है, जनपद पंचायत सदस्य प्लस जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ सकता है। तो ये सब ध्यान में आप रखेंगे। लेकिन एक साथ, ठीक है, आगे इसके प्रश्न आएगा, एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकता तो कहाँ से नहीं लड़ेगा, 2 ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है,
एक ग्राम पंचायत के दो अलग अलग वार्ड से, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, ऐसे ऐसे एक गांव के दो पंचायत से थोड़ी लड़ेगा, एक ग्राम के दो वार्ड से थोड़ी लगेगा। और दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। क्षेत्र क्रमांक 12 और 13 एक साथ अलग अलग दो, उससे कैसे लड़ेगा वो। वैसे ही दो निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ध्यान रखना, एक साथ चुनाव कहाँ कहाँ से नहीं लड़ सकता। ग्राम पंचायत से, है ना, दो ग्राम पंचायत से सिर्फ एक से लड़ना है। एक ग्राम पंचायत के दो अलग अलग वार्डों से नहीं लग सकता, सिर्फ एक ही वार्ड से लड़ेगा। दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत सदस्य का नहीं लड़ सकता, और दो निर्वाचन से जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। बाकी आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, इसे आप रिवीजन करें। वंदे मातरम।